नमस्कार। आज हम एक हालिया न्यूज रिपोर्ट पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इसमें एक कथित आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने की बात है। जी। जो जानकारी है हमारे पास वो पुलिस की कार्रवाई और उसके बाद जो चीजें सामने आई उन पर आधारित हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट की मुख्य बातें समझें और उनका मतलब क्या है ये देखें। बिल्कुल। शुरुआत में ही कुछ चीजें काफी चौंकाने वाली हैं, जैसे दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मतलब कई राज्यों से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और ये भी कि जो मॉड्यूल का कथित सरगना था वो विस्फोटक बनाते समय खुद ही घायल हो गया, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। ये तो काफी नाटकीय है। हाँ, ये बात वाकई ध्यान खींचती है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा परत दर परत खोलते हैं इसको। हाँ, जरूर। देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों की खबर नहीं है, ये समझने का मौका है कि ऐसे ग्रुप्स बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। सही। कल जांच एजेंसियों के लिए क्या मुश्किलें हैं, मतलब रिपोर्ट के आधार पर इनके काम करने का तरीका समझना होगा। अच्छा, रिपोर्ट की एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये कि इस ग्रुप में करीब 40 सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। 40? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इन 40 में से सिर्फ 5 लोगों को ही असल आतंकी प्लान की पूरी जानकारी थी। अच्छा, सिर्फ 5? हाँ। ये बहुत बड़ा गैप है। हाँ। मतलब इतने सारे लोगों को जोड़ना और फिर भी मेन प्लान को इतने कम लोगों तक रखना, ये कैसे किया होगा इन्होंने? जबरदस्त सीक्रेसी है ये तो। देखिए, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, ये अक्सर ऐसे ग्रुप्स अपनाते हैं। अच्छा। इसका सीधा मकसद होता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी, मतलब काम को गुप्त रखना। अगर एक हिस्सा पकड़ा भी जाए तो पूरा नेटवर्क सामने ना आए। और रिपोर्ट में सिग्नल ऐप के इस्तेमाल का भी जिक्र है। हाँ, वो तो एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। तो सिग्नल जैसे ऐप न सिर्फ बातचीत को छिपाते हैं, बल्कि ये पता लगाना भी मुश्किल कर देते हैं कि कौन किससे जुड़ा है। ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि उन 40 में से ज्यादातर को पता ही ना हो कि वो किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, ये बहुत मुमकिन है। उन्हें शायद किसी और काम के लिए जोड़ा गया हो। बिल्कुल। रणनीति अक्सर यही होती है कि ज्यादातर सदस्यों को धीरे धीरे कट्टर बनाया जाए, उन्हें विचारधारा से जोड़ा जाए, छोटे मोटे काम दिए जाएं शायद। लेकिन जो मुख्य और सबसे खतरनाक प्लान है उससे बिल्कुल दूर रखा जाए। उन्हें शायद ये पता हो कि वो किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, पर उस मकसद का असली चेहरा, वो भयानक चेहरा, सिर्फ अंदर के कुछ लोगों को ही पता होता है। ये तो भरोसे और कंट्रोल का एक बड़ा जाल लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इस जाल के सेंटर में था वो कथित सरगना, झारखंड से गिरफ्तार दानिश। रिपोर्ट बताती है कि वो खुद को गजवा लीडर कहता था। गजवा लीडर। और जैसा हमने कहा, ये आईईडी बनाते हुए धमाके में घायल भी हुआ था। एक घायल लीडर जो खुद को ऐसा टाइटल दे रहा है, इसका क्या मतलब समझें? यहाँ कई बातें हैं। पहली तो ये कि विस्फोटक बनाते हुए घायल होना ये दिखाता है कि वो सिर्फ बातें करने वाला लीडर नहीं था। हाँ, वो खुद इन्वॉल्व था। बिल्कुल, वो एक्शन में शामिल था। दूसरा, गजवा शब्द का इस्तेमाल जिसका इस्लामिक इतिहास में एक खास मतलब है, और खुद को लीडर कहना, ये उसकी महत्वाकांक्षा दिखाता है। वो शायद खुद को किसी बड़ी लड़ाई के लीडर के तौर पर देख रहा था। और तीसरा, उसका घायल होना हो सकता है उसे और ज्यादा कट्टर बना दे, बदला लेने के लिए प्रेरित करे। कभी कभी ऐसे हादसे इंसान को और पक्का कर देते हैं, भले ही मकसद गलत हो। रिपोर्ट में यह भी आया है कि दानिश का प्लान सिर्फ हमले करने तक ही नहीं था, वो बाकी सदस्यों को धीरे धीरे कट्टर बनाने और अपनी खिलाफत वाली विचारधारा समझाने की कोशिश में था। अच्छा। उसका मकसद था कि जमीन ढूंढकर अपनी हुकूमत शुरू की जाए। ये तो सिर्फ टेरर अटैक नहीं, ये तो एक तरह से अपना राज बनाने जैसा सपना है। हाँ, अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो खिलाफत की विचारधारा कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों जैसे आईएसआईएस और अल-कायदा उनके सेंटर में रही है। सही बात है। ये सिर्फ मौजूदा सिस्टम पर हमला नहीं है, बल्कि उसे हटाकर अपनी कल्पना का एक धार्मिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का लक्ष्य है। तो दानिश का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं था, बल्कि लोगों की सोच बदलना था। उन्हें एक अलग, एक रैडिकल दुनिया का हिस्सा बनाना था। ये विचारधारा फैलाना है जो शायद फौरी हमलों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है लंबे समय में। और इसी खतरनाक सोच का नतीजा थी वो योजना, जो रिपोर्ट का सबसे डराने वाला पहलू है। जी। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार लोग फिदाइन यानी आत्मघाती हमलों की तैयारी कर रहे थे। ओहो। सिर्फ सोच नहीं रहे थे, बाकायदा तैयारी कर रहे थे।
इसके लिए खास तरह की जैकेट बनाने और कच्चा माल इकट्ठा करने की बात भी सामने आई है। हाँ, यहाँ मामला सिर्फ बातचीत या इरादों तक नहीं रह जाता। जब कच्चा माल जमा होने लगे, हमले के लिए चीजें जैसे सुइसाइड जैकेट बनने लगे, हाँ, तो इसका मतलब है कि प्लान सिर्फ कागज पर नहीं था, वो अमल की तरफ बढ़ चुका था। एग्जैक्टली। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उनकी आपसी चैट से भी इन इरादों का पता चला है। तो ये दिखाता है कि वो एक्टिवली हमले की तैयारी में थे। ये सोचकर ही डर लगता है। कच्चा माल, जैकेट बनाना, अगला कदम क्या होता फिर? जगह चुनना, रेकी करना। बिल्कुल, जांच एजेंसियां अक्सर इसी स्टेज पर रोककर बड़ी ट्रेजेडी टाल पाती हैं। अगर वो जैकेट बना रहे थे तो इसका मतलब है कि उनके पास विस्फोटक या तो आ चुका था या आने वाला था। ये सब। और ये मॉड्यूल कई राज्यों में फैला था, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो क्या उनके निशाने भी अलग अलग जगहों पर थे? ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है अलग अलग निशाने हों, या फिर वो किसी एक बड़ी कार्रवाई के लिए अलग अलग जगह से रिसोर्स जमा कर रहे हों। और यहीं पर पुलिस की जांच का रोल अहम हो जाता है। ये बात भी दिलचस्प है कि शुरू में करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया था। हाँ, लेकिन उनमें से 35 को बाद में छोड़ दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें मॉड्यूल की असल आतंकी गतिविधियों मतलब फिदाइन हमले के प्लान की जानकारी नहीं थी। ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए क्लासिक चैलेंज होता है। एक तरफ आपको पूरे नेटवर्क को समझना है, हर लिंक तक पहुंचना है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि सिर्फ विचारधारा से प्रभावित या अनजाने में शामिल लोगों पर गलत कार्रवाई न हो। तो 40 में से 35 को छोड़ना शायद ये दिखाता है कि एजेंसियां इस नाजुक बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रही थीं। एक्टिव साजिश करता और जो सिर्फ किनारे पर थे उनमें फर्क करना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये फर्क करना आसान तो नहीं होता होगा, खासकर जब बातचीत एनक्रिप्टेड हो और लीडर जानबूझकर जानकारी छुपा रहा हो। पुलिस के पास क्या तरीके होते हैं ऐसे मामलों में? ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। तरीकों में शामिल हो सकता है जो मेन लोग पकड़े गए हैं उनसे गहरी पूछताछ, उनके डिजिटल डिवाइसेस जैसे फोन, लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच, अच्छा, ताकि एनक्रिप्टेड चैट रिकवर हो सकें या दूसरे कॉन्टैक्ट्स का पता चल सके। इसके अलावा पैसों के लेन देन की जांच, फंडिंग कहाँ से आई, पारंपरिक खुफिया जानकारी मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे राज्यों की पुलिस से कोऑर्डिनेशन। हाँ, क्योंकि गिरफ्तारियां कई राज्यों से हुई हैं, तो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी होगा। बेहद जरूरी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जांच अभी चल रही है और रिपोर्ट इशारा कर रही है कि आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस का फोकस अब इस बात पर है कि उनके निशाने पर कौन सी जगह थी और क्या उन्होंने कहीं रेकी की थी। ये जानकारी मिलना शायद सबसे जरूरी होगा अब। निश्चित रूप से निशाने का पता चलना न सिर्फ आगे के हमलों को रोक सकता है, बल्कि ये मॉड्यूल की सोच, उनकी कैपेसिटी और उनके बाहरी लिंक्स के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता है। हाँ। क्या वो भीड़ वाली जगहों को टारगेट करना चाहते थे या किसी खास सिंबल को या किसी व्यक्ति को? इसके अलावा फंडिंग का सोर्स जानना भी बहुत अहम है। सही। क्या ये सेल्फ फंडेड थे या बाहर से पैसा आ रहा था? क्या उन्हें हथियार या विस्फोटक देने वाला कोई और नेटवर्क था? ये सारे सवाल जांच के सेंटर में होंगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे एक कथित आतंकी मॉड्यूल जिसकी जड़ें कई राज्यों में थी, उसका भंडाफोड़ हुआ। जी। इसका लीडर एक ऐसा शख्स था जो खुद विस्फोटक बनाते हुए घायल हुआ, खुद को गजवा लीडर कहता था और खिलाफत बनाने का सपना देख रहा था। हाँ, और ये मॉड्यूल बहुत सावधानी से बनाया गया था। ज्यादातर सदस्य अनजान, कोर ग्रुप बहुत सीक्रेट और बातचीत के लिए मॉडर्न एन्क्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि फिदाइन हमलों की तैयारी में काफी आगे बढ़ चुके थे। जैकेट बनाना, सामान इकट्ठा करना, ये सब शामिल था। ये घटना हमें ये भी दिखाती है कि कैसे ये ग्रुप्स लगातार अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। बिल्कुल। आसानी से मिलने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सदस्यों को धीरे धीरे और चोरी छुपे कट्टर बनाना और छोटे, शायद आजाद दिखने वाले मॉड्यूल में काम करना ताकि पकड़े जाने का खतरा कम हो। हाँ, एकदम सही। और ये इंटेलिजेंस जुटाने, अलर्ट रहने और अलग-अलग एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की लगातार जरूरत को दिखाता है। खतरा सिर्फ बॉर्डर पार से नहीं है, बल्कि देश के अंदर भी पनप सकता है और उसका रूप बहुत बिखरा हुआ, पकड़ में मुश्किल हो सकता है। जांच अभी जारी है और कई जरूरी सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। जैसा कि उनके असल निशाने क्या थे, पैसा कहां से आ रहा था और क्या ये मॉड्यूल किसी बड़े नेशनल या इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा था? जी, ये सब जानना अभी बाकी है। और आखिर में शायद सोचने के लिए एक बात यह है कि कैसे एक इंसान की कट्टर सोच, जैसे इस मामले में दानिश की, दूसरों को शायद उनकी पूरी जानकारी के बिना ही
धीरे धीरे एक बेहद खतरनाक रास्ते पर खींच सकती है। हाँ, ये दिखाता है कि कट्टरता का फैलाव कितना महीन और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। और इसी से जुड़ा विचार ये भी है कि आज के डिजिटल दौर में जहाँ इनक्रिप्टेड बातचीत इतनी आम है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसे छिपे हुए नेटवर्क्स पर नजर रखना और उनके प्लान का टाइम पर पता लगाना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी का डबल एज स्वॉर्ड है। बिल्कुल। जहां ये आम लोगों की प्राइवेसी बचाती है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल ऐसे खतरनाक इरादों को छुपाने के लिए भी हो सकता है। ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है जिसका सामना दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही हैं।